माय स्टूडेंट्स, पहली बार हम ऑनलाइन क्लास में आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। इस बीच में दो बार लॉकडाउन का सामना आप लोगों को करना पड़ा और इस 2 बार लॉकडाउन के सामना के कारण आप लोग की पढ़ाई कुछ बाधित हुई है। लड़कों के डिमांड के कारण हम भी ऑनलाइन आए हैं। आज मेरा ये पहला क्लास है। YouTube चैनल पर हम इस वीडियो को डालेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आप लोगों को क्लासरूम में अर्थशास्त्र में 2 चैप्टर के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग अर्थशास्त्र के तीसरा चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका नाम है मुद्रा, बचत, साख। क्या बतलाए? मुद्रा, बचत, साख। आइए अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रटने पर ध्यान नहीं देंगे। रटे रहिएगा तो परीक्षा में कितना क्वेश्चन रटे रहिएगा, एग्जाम के समय भूल जाइएगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप अपनी भाषा में भी बना करके उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? हम लोग अध्याय तीसरा है और विषय है अर्थशास्त्र। अध्याय 3 का विषय क्या है? अर्थशास्त्र है। शायद ये थोड़ा ऊपर लग रहा है, हम आप लोग को थोड़ा स्टार्ट करने से पहले अर्थशास्त्र अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है मुद्रा, बचत, साख। इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। मुद्रा, बचत, साख। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं इतिहास का, जब क्लासेस शुरू थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा, बचत और साख। चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं मुद्रा के बारे में, फिर हम लोग चर्चा करेंगे बचत के बारे में, फिर चर्चा हम लोग करेंगे साख के बारे में। ये 3 टॉपिक जब हम लोग पढ़ लेंगे, इसी 3 टॉपिक से पूरा चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा, मुद्रा, बचत एवं साख। आइए मुद्रा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मुद्रा का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है। कोई एक व्यक्ति को मुद्रा का आविष्कार का श्रेय नहीं जाता है। मुद्रा का विकास प्रारंभिक सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का विकास हुआ। क्या कहा हमने? हमने कहा कि मुद्रा का जो विकास हुआ प्रारंभिक सभ्यता के विकास, प्रारंभिक सभ्यता के विकास के साथ साथ किसका विकास हुआ? मुद्रा का विकास हुआ। इसका अर्थ हुआ कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे
मुद्रा का भी विकास हुआ। बच्चों, यहां ध्यान देना है आपको कि प्रारंभिक सभ्यता के विकास का क्या दौर था। हम जानते हैं कि आज वर्तमान समय में मुद्रा के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था आश्रित है, पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर है। यदि मानव के जीवन से मुद्रा को हटा दिया जाए, आप कल्पना कीजिए कि आप आदिम काल का बातें को सोचिए कि आप सोच लीजिए कि मुद्रा नहीं है, तो क्या आप अपनी आवश्यकताओं के लिए उस समय क्या करते होंगे लोग? ऐसा आप कल्पना कीजिए। आज मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बेचता है, उससे उसे आय प्राप्त होती है। आय का मतलब मुद्रा प्राप्त होती है, फिर वो मुद्रा को भुगतान करके वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाता है। जैसे मैं आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाता हूं, सेवा करता हूं, तो बदले में आपने मुझे मजदूरी देते हैं, वो मजदूरी भुगतान करते हैं मुद्रा के रूप में। कोई कोई आदिम काल में अभी भी वो ऐसा प्रचलन था कि कोई छात्र के पास में यदि मुद्रा नहीं है तो उसके बदले में चावल दे दिया, उसके बदले में गेहूं दे दिया, उसके बदले में कुछ अनाज दे दिया। यह सिलसिला अभी भी कहीं कहीं गांवों में देखने को मिलती है, मगर आजकल ये प्राय समाप्त हो गया है। खैर, वो बात की बात है, मैं आपको समझाने के लिए इसलिए बोला कि प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी विकास हुआ। आप बोलेगा कि सर, प्रारंभिक सभ्यता के विकास और मुद्रा के विकास का क्या संबंध है? इसका संबंध है, प्रारंभिक सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी संबंध है। पहले होता क्या था कि हम लोग ध्यान देंगे, इस तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। पहले प्रारंभिक सभ्यता के समय, प्रारंभिक सभ्यता का जब का दौर था, प्रारंभिक सभ्यता के समय किसी भी वस्तु को हम लोग मुद्रा मान लेते थे। कोई भी वस्तु को जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने वाली हो, ऐसे कोई एक वस्तु नहीं था, किसी भी वस्तु को हम लोग मुद्रा मान लेते थे। तो प्रारंभिक सभ्यता के समय कोई वस्तु क्या थी? कोई वस्तु मुद्रा के रूप में थी। किस समय? प्रारंभिक सभ्यता के समय कोई वस्तु को हम लोग मुद्रा मान लिए थे। तो कहा गया था कि प्रारंभिक सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी विकास हुआ था। तो प्रारंभिक सभ्यता का जैसे ही शुरुआती दौर था, तो उस समय वस्तु ही अपने आप में एक मुद्रा थी। अब हम लोग इस वस्तु की मुद्रा के बाद में हम लोग अब समझेंगे कि प्रारंभिक सभ्यता के बाद में एक युग आया, शिकारी युग, जिसका दूसरा नाम आखेट युग कहते हैं। शिकारी युग में लोग शिकारी करते थे। तो उस समय जब शिकार युग था, तो उस समय भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी। तो शिकार युग में किसी जानवर के खाल को ही मुद्रा मान लेते थे, या खाल का दूसरा नाम है चमड़ा को ही मुद्रा मान लेते थे। इस प्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। तो हम लोग प्रारंभिक सभ्यता के विकास के साथ साथ किसका विकास हुआ? मुद्रा का विकास हुआ। और मुद्रा, अब हम लोग प्रारंभिक सभ्यता के विकास का जो प्रथम दौर था, उसमें किसी वस्तु को ही हम लोग मुद्रा मान लेते थे। उसके बाद थोड़ा सा सभ्यता का विकास हुआ, तो आया कौन सा युग? शिकार युग। और शिकार युग जिसका दूसरा नाम आखेट भी कहते हैं, आखेट युग। इस आखेट युग में किसी जानवर के खाल या चमड़ा को ही हम लोग क्या मान लेते थे? मुद्रा मान लेते थे। उसके बाद प्रारंभिक सभ्यता के बाद में वस्तु मुद्रा को दिखाए। उसके बाद शिकार युग में या आखेट युग में किसी जानवर के खाल, या हम लोग इसमें जानवर का खाल और चमड़ा को हम लोग दिखाए। अब इसके बाद थोड़ा सा प्रारंभिक सभ्यता का विकास हुआ।
तो इस विकास के दौरान हम लोग को देखने को मिलता है कि पशुपालन युग आया। पशुपालन युग आया। इस पशुपालन युग में हम लोग पशुओं को पालते थे, तो किसी प्रचलित पशु जैसे गाय, बकरी, ये सभी को हम लोग मुद्रा मान लेते थे। पशुपालन युग में गाय और बकरी को हम लोग क्या कर लिए? मुद्रा मान लिए। इस तरह प्रारंभिक सभ्यता के विकास में पशुपालन युग भी आया। उसी प्रकार प्रारंभिक जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो वस्तु को ही मुद्रा मान लिए, और शिकार युग आया जिसको हम आखिर युग कहते हैं। किसी जानवर के खाल या चमड़ा को ही हम लोग क्या मान लिए? मुद्रा मान लिए। उसके बाद आया पशुपालन युग। इसमें किसी गाय, है ना, या बकरी या अन्य कोई पालतू जानवर को हम लोग क्या मान लिए? मुद्रा मान लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। उसी प्रकार थोड़ा सा पशुपालन युग का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, तो चौथा सभ्यता के विकास में कृषि युग आया। कौन सा युग आया बाबू? कृषि युग। इस कृषि युग में हम लोग देखेंगे, कृषि युग में अनाज को हम लोग मुद्रा मान लिए। चावल, गेहूं, ठीक है, कपास इत्यादि, ये सभी को हम लोग क्या मान लिए? मुद्रा मान लिए, और अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को के द्वारा हम लोग चावल गेहूं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को हम लोग पूरा करते थे। तो इस चैप्टर में हम लोग मुद्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग मुद्रा की परिभाषा को बाद में हम लोग ये करेंगे। साधारण तौर पर मुद्रा का नाम लेने से किसी वस्तु के चिन्ह, मोहर, या हम लोग के दिमाग में तुरंत आ जाता है कि कागज की मुद्रा। बात सही है। आज वर्तमान समय में इसका नाम लेने से मन में यही बातें आती है, मगर हम प्राचीन काल की सभ्यता की ओर जब हम जाते हैं तो मुद्रा का आविष्कार का श्रेय एक व्यक्ति को नहीं देते हैं। ऐसे मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले किसी देश का नाम आएगा तो चीन का आएगा। चीन और ग्रीस, वहां पेपर का मुद्रा 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो तैयारी करते हैं लड़का लोग, जो विस्तार से उसमें देते हैं। मगर भारत में मुद्रा का चलन, मुद्रा का सबसे पहले जारी करने वाला 1770 ईस्वी में कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान से रिलीज हुआ था। मुद्रा को रिलीज किया गया था। खैर उसके बाद में हम अगले क्लास में 1 रुपए का मुद्रा में किसका सिग्नेचर होता है और मुद्रा क्या है उसके बारे में विस्तार से चलन करेंगे। आज हम लोग इसके विषय में प्रारंभिक सभ्यता के विकास के साथ साथ किसका विकास हुआ? मुद्रा का विकास हुआ। और मुद्रा के विकास के हम लोग प्रारंभिक सभ्यता के विकास को हम लोग देखे। पहला प्रारंभिक सभ्यता का जो शुरुआती तौर था उसमें किसी वस्तु को हम लोग मुद्रा मान लिए। शिकार युग आया, आखिर युग आया तो किसी जानवर या खाल या चमड़ा को हम लोग मुद्रा मान लिए। पशुपालन युग आया तो किसी गाय और बकरी को हम लोग मुद्रा मान लिए। और कृषि युग आया तो हम लोग किसी अनाज को मुद्रा मान लिए, जैसे चावल, गेहूं, कपास। ठीक है, यहां तक आप लोग को जो बताए उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, हम लिखवाएंगे। पहले इसको आप दिमाग पर अच्छा से समझिए। वीडियो आपके पास में रहेगा, वीडियो आप देखिएगा और समझिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब मनुष्य कैसे अपने आवश्यकताओं को, अपने जरूरतों को पूरा करता था, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि अब आप एक बात सोचिए, मन में सोचिए, अपने ऊपर सोचिए, कल्पना कीजिएगा तो सबका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। मुद्रा का आविष्कार हुआ था कैसे?
हम लोग बोले थे कि मुद्रा का आविष्कार का श्रेय एक व्यक्ति को नहीं देते हैं। जिस प्रकार मानव की सभ्यता का विकास जैसे जैसे हुआ उसी प्रकार मुद्रा का भी विकास होता चला गया, इसलिए किसी एक व्यक्ति को नहीं देते हैं। ऐसे किसी देश का नाम आएगा तो हम लोग चीन करेंगे, चीन का नाम लेंगे, क्योंकि वहां पर सबसे पहले कागज की छपाई हुई थी। हम लोग इतिहास का लास्ट चैप्टर में मुद्रण कला में उसके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग टॉपिक से बाहर ज्यादा नहीं जाएंगे, टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो हम लोग ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि अब मुद्रा नहीं है। अब मुद्रा नहीं है तो सभी को, मनुष्य को जीने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे प्रारंभिक सभ्यता का दौर में मुद्रा तो था नहीं। अब मान लो कि मैं धान का उत्पादन किया, कोई गेहूं का उत्पादन किया, कोई फल किया, कोई सब्जी किया, तो इस प्रकार हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु को ही मुद्रा मान लेते थे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगते थे। अब किसी वस्तु को जो हम लोग मुद्रा जब मान लेते थे, तो वस्तु को जब मुद्रा मान लेते थे तो वस्तु के आदान प्रदान, मतलब आदान प्रदान को हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में बोलते हैं विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। जब मनुष्य सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तो उस समय मनुष्य क्या करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। इससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता चला गया, जनसंख्या में वृद्धि होते चले गई और लोग एक दूसरे पर आश्रित होने लगे और लोग एक दूसरे के उत्पादन को प्रयोग में लाने लगे और ऐसे ही मिलजुल करके समाज का विकास होने लगा। तो हम लोग मुद्रा के जो विनिमय माध्यम है, इसके हम लोग दो रूप हैं। एक हम लोग विनिमय प्रणाली पढ़ेंगे, मुद्रा का विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली किसका? वस्तु का। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से मौद्रिक बना, इसका विशेषण हुआ मौद्रिक प्रणाली। और पहला क्या है? विनिमय प्रणाली। ये मुद्रा के हम लोग दो रूप को पढ़ेंगे, विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि विनिमय प्रणाली क्या है। जैसा कि अभी जस्ट आप लोगों ने बतलाया कि जब सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था थी, सभ्यता की प्रारंभिक दौर थी, सभ्यता की शुरुआती दौर थी, उस समय मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे, जिसके कारण लोगों की आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी। जैसे मान लो कि हम लोग प्राचीन काल में चले जाते हैं, सभ्यता की शुरुआत दौर में। कल्पना करो कि मैं विनायक सर हूं, ठीक है। अब मान लो कि ये मार्कर है, मार्कर के द्वारा मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और किसी के पास में पेंसिल है और किसी के पास में कलम है। तो मान लो कि हमें पेंसिल की आवश्यकता है और उसके पास में पेंसिल है, मेरे पास मार्कर है, उसे भी मार्कर की आवश्यकता है, मुझे भी पेंसिल की आवश्यकता है। तो हम क्या किए कि उसको मार्कर दिए, उसका पेंसिल ले लिए। इस प्रकार हम क्या कर लिए? विनिमय कर लिए। उसी प्रकार चावल के बदले में गेहूं, आटा के बदले में चावल, फल के बदले में सब्जी, दूध के बदले में दही, इस प्रकार दे करके हम लोग विनिमय प्रणाली को पूरा करते थे, आदान प्रदान पूरा करते थे, जिससे सभ्यता का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और इसी सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी विकास होता चला गया। इसलिए
मुद्रा का विकास का श्रेय, मुद्रा का आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का विकास हुआ। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन इतना आप लोग को बताए, तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपको बनता है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। चलिए कॉपी में नोट कीजिए, हम आप लोग को लिखवा देते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। रट्टा नहीं मारना है। जिस प्रकार मैथमेटिक्स को आप लोग समझते हैं ना, उसी प्रकार इसको समझना अच्छी तरह से, और क्लासरूम में जैसे समझते हैं उसी तरह आप लोग इसको समझिए। इतना आप लोग को मैं जानकारी दिया, इस जानकारी में एक बातें निकल करके आई कि क्वेश्चन है पहला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। पहले किसी जब क्वेश्चन जब दिया रहता है तो उसको आंसर लिखने के पहले हम समझना होगा कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, और जितना अच्छा से आप क्वेश्चन समझिएगा उतना अच्छा से उसका आंसर भी आप रिलायबल तौर से आप दे सकते हैं। यहां बोलता है कि वस्तु विनिमय, आप शुरुआत कीजिएगा, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अदला बदली, मगर अदला बदली लिखेंगे तो शोभा नहीं देगा, ये निम्न भाषा है। समझाने के तौर पर हम लोग अदला बदली कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर हम लोग परिष्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे तो आंसर भी देखने में मजा आएगा, और जब लिखेंगे तो शिक्षक भी प्रभावित होकर के आपको अच्छा मार्क्स देंगे। नंबर इसमें कटता नहीं, पूरा नंबर आता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप भी लिखिए और तुरंत नोट कर लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले, एक वस्तु के बदले, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना। ठीक है, मगर इसको और हम लोग अच्छे बेहतर बना सकते हैं। हम लोग लिखेंगे या लिखने के बाद में यहां अंडरलाइन दे दीजिएगा, तब एग्जाम में शिक्षकों को दिखलाई पड़ेगा। या आप लिखिएगा कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था
तब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। समझे? वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना। या कब हम लोग आदान प्रदान करते हैं? जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो या जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। मगर आपका आंसर कम में और कब मजा आएगा जब आप उसमें एग्जाम्पल पुट कीजिएगा। जैसे यहां पर लिखिए, जैसे चावल के बदले गेहूं, फल के बदले सब्जी, और एग्जांपल दे दीजिए गाय के बदले बकरी इत्यादि। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़े? वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। यह सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है। यह सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 नंबर का भी देगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का भी देगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं और इसकी कठिनाइयों का उल्लेख करें। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसकी कठिनाइयों पर। मगर इसकी कठिनाइयों को पढ़ने से पहले अगले क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां थी, और उस समय हम लोग मुद्रा की परिभाषा को जानेंगे, मुद्रा के कार्य को जानेंगे, और दूसरे फिर नेक्स्ट क्लास होगा तो बचत जानेंगे, साख जानेंगे। इस प्रकार 3-4 क्लास में आपका पूरा चैप्टर अच्छी प्रकार से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मगर वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का जब हम लोग आदान प्रदान करते थे तो इसमें बहुत कठिनाइयां होती थी, और कोई जरूरत नहीं था कि जो मेरे पास भी वस्तु है किसी दूसरे के पास वस्तु है उस वस्तु से मेल खा जाए और आदान प्रदान हो जाए। यदि हमको जरूरत पड़ेगा कि मेरे पास चावल है और अगला के पास में गेहूं है, तो मुझे गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं उनके पास जाऊंगा, बोलेंगे कि चावल, मुझे गेहूं की आवश्यकता है, मेरे पास चावल है, लीजिएगा। तो बोलेंगे नहीं, हमको चावल की आवश्यकता नहीं है, हमको दूसरे अनाज की आवश्यकता है, कपास की आवश्यकता है, मूंग का, अरहर का, कुछ भी बोल देगा, तो मेरे साथ में तो उसका सामंजन बैठेगा नहीं। इस प्रकार हमें दूसरे के पास जाना पड़ेगा, इस प्रकार हमें तीसरे के पास जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मेरे वस्तु के साथ उसके वस्तु का मेल खाएगा, तब आदान प्रदान होगा। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। उस कठिनाइयों का जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। इसे अच्छी तरीके से समझिएगा और इसे बढ़िया से समझ करके तुरंत याद हो जाएगा। हमें नहीं लगता है कि आपको याद करने की जरूरत है। मुद्रा का
विकास बताए, इतिहास बताए, और उसके साथ साथ में आज हम वस्तु विनिमय प्रणाली आप लोग को बता दी। इसलिए आज के लिए इतने ही रहने दो। बाय बाय। कल फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।